वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। तो आज वीडियो में लेकर आए, उसका टाइटल है कपिल देव मैच फिक्सिंग स्कैंडल। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का डिजिटल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके लिए मैं लोग चैनल लिंक स्ट्राइम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। World company's life like this. Old CBI allegations. The legendary World Cup winning captain has finally responded to the controversy. सबके सामने जब बुकी ने कपिल देव का नाम फिक्सिंग में लिया तो सारी चीजें बदल गई। रमनिक चावड़ा के घर जब रेड मारी तो उसकी डायरी के अंदर से कपिल देव का नाम निकला। अजीत वाडेकर ने क्या किया कि पूरी टीम इंडिया का फोन टैप कराना चालू किया। ये सटोरियों को एक दिन पहले कैसे पता चल गया कि इंडिया फॉलो ऑन नहीं देगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारने पे 25 लाख रुपए कपिल देव देंगे और मनोज इस बात पे अड़ गए। लाल कृष्ण आडवाणी सीबीआई को एक केस ही नहीं देना चाह रहे। उन्हीं की वजह से सारे प्लेयर के नाम छुपाए गए। पूरी भीड़ के सामने कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर को बुलाया और ये चीज जब बोली, मॉडलिंग असाइनमेंट का जब कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा है तो कपिल देव को इब्राहिम ने BMW क्यों दी? प्लेयर से सिर्फ एक मीटिंग कराने के रिपोर्टर्स को 40 लाख मिल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टिंग के अंदर अपना स्टेटमेंट बदल दिया कि यार कपिल देव के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। कपिल देव और सुनील गावस्कर को डालमिया का सपोर्ट है। किसका सपोर्ट है? ऐसा आदमी जिसने इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप जिता के क्रिकेट का चैंपियन बना दिया। ओवरनाइट वो एक खिलाड़ी से भगवान बन गया। देश का बच्चा बच्चा उसकी तरह बनना चाहता था। फोटो खिंचवाने के लिए लाइनें लगने लगी। लेकिन फिर 17 साल बाद किस्मत ऐसी पलटती है, वही क्रिकेट स्टार मैच फिक्सिंग का एक्यूज बन जाता है। स्टिंग ऑपरेशन में उसके नाम आ जाते हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। घर पे इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है। पूरे देश में गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि बुक्स में उसके नाम के चैप्टर हटवाने पड़ते हैं। और इन सारी चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या थे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक एक लाइन जो भी आगे मैं बोलूंगा उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए कि मैं कहां से बोल रहा हूं। एक बार वेरीफाई जरूर करिएगा। देखिए होता क्या है कि 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जैसे जैसे टाइम हुआ कपिल देव की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आना चालू हुआ। अब जब ये डिक्लाइन वाला फेज शुरू हुआ तो इसके बीच बीच में कुछ छोटी छोटी चीजें मैच में ऐसी हो रही थी जिसको लेके जो क्रिकेट फैंस थे वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे। और 4 साल के बाद ईयर 1987 वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया फेवरेट थी और इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ग्राहम गोज जो थे वो एक ही तरफ स्वीप शॉट जो थे वो मारे जा रहे थे। आखिरी तक कोई फिल्टर नहीं लगाया गया उस तरफ। तो इस चीज को लेकर सब लोग थोड़ा सरप्राइज थे। इनफैक्ट मैच खत्म होने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सेम क्वेश्चन हुआ तो ग्राहम गोज ने कहा कि वो तो खुद ही सरप्राइज है कि फिल्टर क्यों नहीं लगाया गया वहां पे। तो इस इंसिडेंट को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला हुआ, फैंस भी गुस्सा हुए, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये बात दब जाती है। लेकिन ज्यादा टाइम तक दबती नहीं है क्योंकि 23 अक्टूबर 1991 वाले दिन फिर से इशू खड़ा हो जाता है। इस दिन 258 का टारगेट चेस करते हुए इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। अब अचानक से अजहरुद्दीन और कपिल देव बैक टू बैक 0 पे आउट हो जाते हैं। मैच लेट स्टार्ट हुआ था तो लास्ट का ओवर आते आते बैड लाइट की वजह से बॉल दिखने में इशू होने लगता है। नेचुरल लाइट इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि कमेंटेटर हर्षा बोगले खुद बोलने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी कम रोशनी में मैच होता नहीं देखा। इंडियन बैट्समैन बॉल कैसे देख पा रहे होंगे इतने फास्ट बॉलर्स के सामने। इस सिचुएशन में बैड लाइट के रूल से अगर इंडिया वॉक ऑफ कर लेता तो रिवाइज कैलकुलेशन में तो आराम से जीत सकता था। और इसी वजह से मनोज प्रभाकर और संजय मांजरेकर ये वॉक ऑफ करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इनको वॉक ऑफ के लिए मना करके खेल को कंटिन्यू करने को कहा गया और जीता हुआ मैच इंडिया 4 रन से हार जाती है। ऐसे ही इसके आगे के एक मैच में कपिल देव के पास पीटर क्रिस्टन को मंकड़ रन आउट करने का ऑप्शन था, लेकिन वो वार्निंग देके छोड़ देते और पीटर उस मैच को जिता देते हैं। तो इस चीज को लेके भी फैंस बहुत गुस्सा हो गए थे। तो इस तरीके के जो फैसले हो रहे थे इनमें बहुत बड़ा डिस्कशन स्टार्ट हो गया था पूरे देश के अंदर। और फिर इसके बाद जब ये सीरीज खत्म हुई कपिल देव एक BMW में दिखते हैं। उस टाइम पे BMW बहुत बड़ी चीज होती थी। BCCI इतना अमीर नहीं था जितना आज की डेट में है। संडे मैगजीन के आर्काइव में जो मेंशन है उसमें क्रिकेटर्स को पर टेस्ट मैच 14,600 रुपए मिलते थे और वनडे के 6,000 रुपए मिलते। ट्रिब्यून के इंटरव्यू में कपिल देव ने खुद बताया था कि सारे मैच फीस, ब्रांड्स और मॉडलिंग वगैरह मिला के 23 लाख वो कमा पाते हैं। तो अब जब यहाँ पे कपिल देव से पूछा गया कि आपको ये BMW किसने दी, तो इन्होंने बताया कि इब्राहिम नाम के आदमी ने एक मॉडलिंग असाइनमेंट के बदले में गिफ्ट दी है इनको ये गाड़ी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट ये था कि आगे चल के
ऐसा कोई मॉडलिंग असाइनमेंट पब्लिक के सामने आया ही नहीं। अभी जब आगे सीबीआई वाला सेगमेंट आएगा तो उसमें ये पार्ट आएगा। अब ये जो परफॉर्मेंस वगैरह का इशू चल रहा था, जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे थे, टीम इंडिया के जो मैनेजर थे अजीत वाडेकर, इनको लग रहा था कि टीम इंडिया के अंदर सब कुछ सही नहीं है, तो पता करने के लिए इन्होंने प्लेयर्स के फोन टैप कराना चालू कर दिए ताकि अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो सामने आ जाए। लेकिन इसमें भी कोई चीज सामने नहीं आती है और इस चीज के बारे में इन्होंने मैनेजर की पोस्ट से हटने के बाद काफी टाइम बाद रिवील किया। तो एक तरफ इंडिया में ये सारी चीजें चल रही थी। अब इसी टाइम पे क्या होता है कि शेन वॉर्न और मार्क वॉ ये इंडियन बुकी के साथ डील करते हुए पकड़े जाते हैं और जब ये पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि क्रिकेट के अंदर ये चीज काफी ज्यादा फैल चुकी है। इनफैक्ट कुछ तो प्लेयर खुद ही बुकी बन गए हैं, जैसे पाकिस्तान के सलीम मलिक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को मैच हारने के लिए पैसे ऑफर कर रहे थे, तो सलीम पे भी उस टाइम पे बैन लगाया गया और शेन वॉर्न और मार्क वॉ जो थे इन पे भी फाइन लगाया गया। लेकिन ये सारी चीजें इस टाइम पे चल रही थी, जो क्रिकेट बोर्ड्स थे वो उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगी सब चीजें पहले से ही फिक्स है तो कोई मैच ही नहीं देखेगा। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी आईसीसी से बात करके शेन वॉर्न और मार्क वॉ वाली जो बात थी उसको छुपाने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद भी ये बात आउट हो जाती है। और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो कपिल देव थे उनकी परफॉर्मेंस जब ज्यादा खराब होने लगी तो मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा। तो नवंबर 1994 में कपिल देव ने रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से और रिटायरमेंट के बाद एक अमेरिकन कंपनी थी मस्को लाइटिंग, इसके साथ मिलकर स्टेडियम लाइट के प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। तो अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं चल रही थी, लेकिन कपिल देव के रिटायरमेंट से कुछ महीने बाद मई 1995 को एक वीरेंद्र कुमार ओरी नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, ये केस के रिगार्डिंग राकेश मारिया से मिलने मुंबई पहुंचते हैं। अब जब ये पहुंचते हैं तो वहीं पे एक बुकी था, उससे इंटेरोगेशन चल रहा था, तो ये भी वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो इंटेरोगेशन के बीच में ही बुकी बोलता है कि ये जो 1994 में इंडिया न्यूजीलैंड के टूर पे जो बुरी तरीके से हार के आई थी, इस टूर पे दुबई और मुंबई बेटिंग सिंडिकेट जो था, इन्होंने कपिल देव की हेल्प से 16 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 1 करोड़ कैश में कपिल को दिए गए और बाकी के 25 लाख इन्होंने कपिल देव को एक फेक मॉडलिंग असाइनमेंट दिखा के ट्रांसफर किए। और कपिल देव का हॉलिडे इनका जो पूरा खर्चा था वो भी इन्होंने ही हटाया। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक करवा लो। अब लॉयर वीरेंद्र कुमार ओरी जो थे वो इस टाइम तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आगे चल के इन्होंने आउटलुक मैगजीन को ये सारी चीजें बता दी और इनकी बातों को झूठ ना समझा जाए इसके लिए इन्होंने आउटलुक मैगजीन को एक एफिडेविट भी सबमिट करके कंफर्मेशन दिया कि मैं इंटेरोगेशन के टाइम पे वहीं पे था और मैंने ये सारी चीजें सुनी थी, अगर ये चीज गलत निकले तो मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि एक एलिगेशन था बुकी का, तो सेम टाइम पे इंटरव्यू पब्लिश नहीं होता है, आगे चल के जब सीबीआई की इंक्वायरी होती है उस टाइम पे पब्लिश होता है। इस पूरे इंटेरोगेशन को इस टाइम पे कॉन्फिडेंशियल कर दिया जाता है। इवन कपिल देव तक को नहीं पता था कि उनके बारे में एक बुकी ने मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगा दिया है। लेकिन अब इसके 2 साल बाद ईयर 1997 में फिर से दिक्कतें खड़ी होती हैं। 2 जून 1997 को मनोज प्रभाकर आउटलुक वीकली न्यूज मैगजीन के रिपोर्टर अनिरुद्ध बहल को इंटरव्यू दे रहे थे और इसी इंटरव्यू के बीच में वो बोलते हैं कि ये जो क्रिकेट है इसका पूरी तरीके से कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, सब कुछ पैसे से हो रहा है, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सबके ऊपर बुकीज का प्रेशर रहता है। और इसके बाद ये जो मैंने अभी आपको पाकिस्तान के खिलाफ जो बैड लाइट वाला मैच बताया था उसका एग्जाम्पल लेते हैं और ऐसे और भी मैचेस के एग्जाम्पल लेते हैं और कहते हैं कि ऊपर से ऐसे अजीबोगरीब इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे जिसकी वजह से इंडिया मैच हार रही। और ये कहने के बाद वो एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ईयर 1994 वाला जो सिंगर वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का में नाम आया था, उस सीरीज में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसको लेके मेरे पास एक सीनियर इंडियन क्रिकेटर आया था और उसने मुझे खराब खेल के पाकिस्तान को मैच जितवाने के लिए बोला और इसके बदले में 25 लाख रुपए ऑफर किए मुझे। लेकिन कई बार पूछने के बाद भी मनोज प्रभाकर ने उस इंडियन क्रिकेटर का नाम नहीं लिया। अब ये इंटरव्यू जब आउटलुक मैगजीन के कवर पेज पे छपता है तो पूरे देश में हल्ला हो जाता है। हर तरफ यही न्यूज चल रही थी कि कौन है ये इंडियन प्लेयर। बैक टू बैक क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इमरजेंसी मीटिंग होने लगी। फैंस जो थे वो हर तरफ गुस्सा होने लगे। Shockwaves across India tonight as the match-fixing scandal explodes. Fans take to the streets in anger, accusing their cricket heroes of betrayal and shaking the nation's trust in the game, demanding justice and strict action. और बात जब ज्यादा बढ़ने लगी तो 6 जून 1997 को बीसीसीआई सेक्रेटरी जगमोहन डालमिया डायरेक्ट मनोज प्रभाकर को एक ऑफिशियल लेटर लिख के पूछते हैं कि ये जो आपने मीडिया को इंटरव्यू देके प्लेयर के बारे में बात बताई कि 25 लाख रुपए ऑफर हुए हैं, ये खिलाड़ी कौन था? और इसके बाद इन्होंने पूछा कि ये चीजें आप अब क्यों बता रहे हो? तो इसके कुछ दिन के बाद ही मनोज प्रभाकर इस पे रिप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि उस टाइम मुझे टीम में रह के खेलना था और किस खिलाड़ी ने 25 लाख का ऑफर दिया था उसका नाम मैं नहीं बता सकता। ऑलरेडी मेरे ऊपर डिफेमेशन और जान से मारने की धमकी आ रही है। तो कुल मिलाके मनोज प्रभाकर बीसीसीआई के सामने भी नाम नहीं बताते। लेकिन बीसीसीआई के सामने दिक्कत ये थी कि मीडिया का भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, हर तरफ यही डिस्कशन चल रहा था। तो यहां से बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया कि एक इंक्वायरी करा लेनी चाहिए सारे प्लेयर्स की ताकि सच सामने आ जाए। तो इसके 10 दिन बाद 20 जून 1997 को बीसीसीआई प्रेसिडेंट राज सिंह ने एक कमीशन बनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़ ने इसको लीड किया और पूरी जो टीम इंडिया थी
करंट प्लेयर्स, एक्स प्लेयर, कोचेस, मैनेजर, बीसीसीआई ऑफिशियल्स, सबसे पूछताछ चालू की गई, लेकिन किसी भी प्लेयर ने कुछ भी नहीं बताया। अब प्लेयर्स ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे उनसे कुछ चीजें बाहर आई। 10 में से 9 जर्नलिस्ट ने यह कह दिया कि देखिए मैच फिक्सिंग की तो पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से है। पायनियर के स्पोर्ट्स एडिटर प्रदीप ने कहा कि प्रदीप के पास खुद एक इंडियन बुकी ने इंडियन प्लेयर से मिलवाने के 40 लाख रुपए ऑफर किए थे। आउटलुक के अनिरुद्ध बहेल ने भी सेम चीज कही कि मनोज प्रभाकर जो कह रहे हैं भले उसके प्रूफ नहीं है, लेकिन वो सच कह रहे हैं। और फिर 7 नवंबर 1997 को ये सारी इंक्वायरी कंप्लीट होती है, लेकिन बीसीसीआई इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखती है, पब्लिक नहीं करती। अब इसके 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1999 को कपिल देव इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बन जाते हैं, और कोच बनते ही सेम मंथ में जो पहला टेस्ट मैच पड़ता है उसी में इशू खड़ा हो जाता है। होता क्या है कि न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच में इंडिया ने 583 रन बना के न्यूजीलैंड को 308 रन पे ऑल आउट कर दिया था। अब नॉर्मल क्रिकेट लॉजिक से यह था कि फॉलो ऑन दो और मैच जीतो, और जयंत लेले और सिलेक्टर चंद्रकांत ने भी कपिल देव को फॉलो ऑन देने के लिए कहा। लेकिन 10 मिनट के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इंडिया ने फॉलो ऑन ही नहीं दिया। इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं दिया और फिर मैच आगे चल के ड्रॉ हो जाता है। और इंडिया फॉलो ऑन नहीं देगा, इस चीज के बारे में जो सटोरी थे उनको एक दिन पहले इसके बारे में पता था कि इंडिया फॉलो ऑन नहीं देगा। अब जयंत लेले जो थे, इन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया और पूछा कि फॉलो ऑन क्यों नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि कपिल देव ने सबके सामने आके बोला कि जाओ उनको बोल दो हम बैटिंग करेंगे, तो मैं सबके सामने मना नहीं कर पाया। तो इस इंसिडेंट को भी लेके काफी दिन तक न्यूज वगैरह में डिस्कशन चला। उसके बाद ये मुद्दा भी ठंडा पड़ जाता है। और इसी टाइम पे क्या होता है, एक रमनिक चावड़ा नाम का एक बिजनेसमैन था, इसके यहाँ पे इनकम टैक्स वाले केस को लेके रेड मारने जाते हैं। अब रेड मारते टाइम इनको एक बहुत ही अलग चीज पता चलती है। वहां पे इनको वहां पे एक डायरी मिलती है, उस डायरी के अंदर केडी नाम लिखा हुआ था और उसके नाम के सामने 1 करोड़ 33 लाख रुपए लिखे हुए थे, जिसमें से 25-25 लाख की 2 ट्रांजैक्शन ड्राफ्ट और चेक से ट्रांसफर हुई थी। बाकी जो 83 लाख थे वो कैश में लिखे हुए थे। अब रमनिक से जब पुलिसिया अंदाज में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक एक्स क्रिकेटर हैं कपिल देव, ये उनके हैं। अब यहां से जो ऑफिसर्स थे उनके कान खड़े हो जाते हैं। ऑफिसर कपिल देव के पास पहुंचते हैं कि ये पैसा किस चीज का है। तो जो डॉक्यूमेंटेड अमाउंट था, यानी कि जो 25-25 लाख का ड्राफ्ट और चेक से था, वो तो कपिल देव ने एक्सेप्ट कर लिया कि एक कंपनी के काम से उन्होंने ट्रांसफर किए थे। लेकिन जो 83 लाख कैश लिखा हुआ था, कपिल देव उसको साफ मना कर देते हैं। अब इधर कपिल देव मना कर रहे हैं और जो रमनिक पकड़ा गया था वो कह रहा है ये इन्हीं के हैं। तो इस इंक्वायरी का जो एओ था उसने प्रोसीडिंग में भी कपिल से बोला कि अगर रमनिक झूठ बोल रहा है तो आप एक काम करो, इस पे केस कर दो। लेकिन कपिल देव ने रमनिक पे केस ही नहीं किया। और इस चीज को कई सारी चीजों से जोड़ के देखा गया। जो लॉयर ओहरी के टाइम पे बुकी ने कैश वाली बात बोली थी उससे भी जोड़ के देखा गया, लेकिन कोई चीज एस्टैब्लिश नहीं हुई। फिर ये जो कैश अमाउंट था इसको ऑफिसर्स ने कपिल की अनडिस्क्लोज्ड इनकम में कंसीडर कर लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही कपिल ने ITAT दिल्ली में अपील करके इस 83 लाख को अपनी अनडिस्क्लोज्ड एडिशनल इनकम से हटवा लिया। तो एक तरफ ये छोटी छोटी चीजें चल रही थी और सेम टाइम पे हेंसी क्रोनिये जो थे इनका मैच फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आ जाता है, जो हमने इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया। इसमें अजरुद्दीन और बाकी इंडियन प्लेयर्स के नाम आने लगते हैं। इंडिया के अंदर लोग खाना तक नहीं खाते अगर इंडिया मैच हार जाए। और जब ये फिक्सिंग का केस बाहर आया तो हर तरफ हल्ला हो गया, पार्लियामेंट तक में फिक्सिंग का मुद्दा उठ गया। और फिर जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो 2 मई 2000 को इतने टाइम से जो मैच फिक्सिंग हुई है नहीं हुई है ये पूरा इशू चल रहा था देश के अंदर। इसमें CBI की एंट्री होती है, सारे के सारे इंडियन बुकीज जो है उनको पकड़ा जाता है, उनके बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीजें निकाली जाती है कि किस किस इंडियन प्लेयर से बात करते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक जो भी इसमें इन्वॉल्व था सबकी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। तो फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट सुनील देव जो थे उन्होंने कहा कि एक फॉर्मर रणजी प्लेयर है करण दुबे नाम से, उसके ऊपर मुझे बहुत टाइम से शक है कि कपिल देव इसके थ्रू कुछ ना कुछ कर रहा है मैच फिक्सिंग में। और इसके बाद वो कहते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया टूर में करण दुबे पूरे टाइम कपिल देव के साथ था। और कपिल देव एक क्रिकेटर हैं, उनके पास लंदन में एसेट्स हैं, दिल्ली के सुंदर नगर, महारानी बाग, चंडीगढ़, हर जगह इतनी प्रॉपर्टी है। एक क्रिकेटर की इनकम से इतना कुछ होना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। अब जब ये बात इंक्वायरी के बीच में उठती है तो यहाँ से जो CBI है वो मनोज प्रभाकर को बुलाती है और मनोज प्रभाकर से वही सेम चीज पूछी जाती है जो उन्होंने इंटरव्यू में कही थी। ये जो इंटरव्यू में तुमने 25 लाख रुपए की बात बोली थी कि तुम्हें एक इंडियन प्लेयर ने ऑफर किए थे, उस इंडियन प्लेयर का नाम बताओ। और बहुत देर आनाकानी करने के बाद मनोज प्रभाकर सीधे बोलते हैं कि वो आदमी कपिल देव है। कपिल देव ने ही फिक्सिंग के लिए मुझे 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। अब जैसे ही मनोज प्रभाकर कपिल देव का नाम लेते हैं तो CBI कहती है कि तुम पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताओ कि उस टाइम आसपास कौन था और एक्चुअल में हुआ क्या था। और फिर यहां से मनोज प्रभाकर पूरा इंसिडेंट बताना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि सिंगर कप 1994 चल रहा था। मनोज के जो रूममेट थे वो नवजोत सिंह सिद्धू थे। वो होटल के एक रूम में रह रहे थे और उनके बगल वाला जो रूम था वो बीच में कॉमन डोर से अटैच था। और उस बगल वाले रूम के अंदर प्रशांत वैद्य और नयन मोगिया रह रहे थे। और ये जो प्रशांत वाला रूम था, जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक बंगाली रिपोर्टर थे सत्यसेन मैत्रा, ये भी थे यहाँ पे। अब मनोज कहते हैं कि वो अपने रूम के अंदर जो बाथरूम था वहां पे शेव कर रहे थे और नवजोत सिंह उसी रूम में थे।
उसी टाइम पे नवजोत सिंह सिद्धू आवाज लगा के मनोज से कहते हैं कि ओए पाजी यानी कि कपिल देव कोई ऑफर लेके आए हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। और मनोज प्रभाकर से कहते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ अगला मैच है उसमें तुझे अंडर परफॉर्म करना होगा, इसके बदले में 25 लाख रुपए मिलेंगे। अब मनोज प्रभाकर यहाँ पे कहते हैं कि ये चीज सुन के मैं उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, चिल्लाया। और फिर कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू भी उस टाइम पे उस रूम में थे और जो बगल वाला अटैच रूम था वहां तक भी आवाज जरूर गई होगी। उस रूम में प्रशांत वैद्य, नयन मोगिया, बंगाली जर्नलिस्ट जो थे उन सब ने देखा। अब इसके बाद सीबीआई मनोज प्रभाकर से कहती है कि तो फिर इसके बाद तुमने क्या किया? मनोज प्रभाकर ने कहा कि ये बात मैंने डायरेक्टली टीम मैनेजर अजीत वाडेकर जो थे और कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन इनको बताई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैंने रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर जो कमेंट्री करते थे उस टाइम पे उनके पास गया, उनको भी बताई, नाम लेके बताई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इस पूरी इंटेरोगेशन में मनोज प्रभाकर ने एक चीज और बोली कि कपिल देव ये सारा फिक्सिंग का काम हिरन हाथी के थ्रू करते हैं। अब मनोज प्रभाकर ने जितनी भी चीजें बताई, जितने भी विटनेस थे, सीबीआई एक एक करके इनके पास पहुंचती है और इनसे भी इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है। लेकिन ये जितने भी लोग थे इनमें से कोई भी मनोज प्रभाकर के स्टेटमेंट को बैक ही नहीं करता है। रवि शास्त्री कहते हैं कि मनोज ने एक बार बोला तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कपिल ऐसा करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मनोज ने एक बार कैजुअली पैसों के ऑफर के बारे में कुछ बताया तो था, पर किसने दिया, कब दिया, ये नहीं बताया। और प्रशांत वैद्य ने कहा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट मुझे याद नहीं है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आउटलुक मैगजीन के जो अनिरुद्ध बहल थे, ये ढाका बांग्लादेश में थे, एक मैच को कवर करने गए थे। वहीं पे इनको वो बंगाली जर्नलिस्ट सत्यसेन मैत्रा ये मिलते हैं, जो उस दिन नयन मोगिया और प्रशांत वैद्य के रूम में थे। तो अनिरुद्ध जो है वो डायरेक्टली सत्यसेन से पूछते हैं कि उस दिन रूम में हुआ क्या था, तुम तो थे वहां पे, तुम बताओ। तो सत्यसेन कहते हैं कि उस दिन मैंने मनोज को चिल्लाते हुए तो सुना था कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे खरीद नहीं सकते, इस तरीके की आवाजें तो आ रही थी। लेकिन क्योंकि मैं बगल वाले रूम में था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मनोज फोन पे किसी पे चिल्ला रहा था या एक्चुअल में रूम में कोई था। और जैसे ही मनोज ने चिल्लाना चालू किया तो प्रशांत वैद्य जो थे, जो थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, उसको बंद कर दिया। तो क्लियरली तो कुछ नहीं कह सकते कि वहां पे कपिल देव थे या नहीं थे, लेकिन मनोज चिल्ला रहे थे वहां। तो अब जैसे ये होता है, इसके बाद आउटलुक के अनिरुद्ध बहल और तरुण जे तेजपाल ये तहलका नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूज वेबसाइट स्टार्ट करते हैं। और फिर इसके बाद ही मनोज प्रभाकर के पास पहुंच के कहते हैं कि आप जो भी बोल रहे हो अगर वो सच है तो उसका प्रूफ एक तरीके से मिल सकता है। एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, उसमें आप सब प्लेयर्स के पास कैमरा वगैरह छुपा के लेके जाना और जो वो सीबीआई के सामने खुल के नहीं बोल रहे हैं वो बातें आप रिकॉर्ड करके ले आना और वही तुम्हारे एलिगेशन का प्रूफ बन जाएगा। अब मनोज प्रभाकर इसके लिए रेडी हो जाते हैं और एक सीक्रेट कैमरा छुपा के ये जितने लोग थे इनके पास एक एक करके जाते हैं और चुपके से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग कैमरा छुपा के बिशन सिंह बेदी के पास जाते हैं। अब उस रिकॉर्डिंग के अंदर बिशन सिंह बेदी कहते हैं कि 25 लाख का ऑफर कपिल देव ने दिया था। इस पूरे गेम में कपिल देव, मोहम्मद अजरुद्दीन और जडेजा हैं। फिर ये टीम मैनेजर अजीत वाडेकर, जिन्होंने सीबीआई को स्टेटमेंट दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं, उनके पास कैमरा छुपा के पहुंचते हैं और इस रिकॉर्डिंग में अजीत वाडेकर कपिल देव का नाम ले लेते हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं कि मैं ये बातें बाहर नहीं कर सकता हूं क्योंकि कपिल देव और गावस्कर को डालमिया का सपोर्ट है। और फिर ऐसे ये लोग कैमरा छुपा के कांग्रेस लीडर कमलनाथ के पास जाते हैं और कमलनाथ कहते हैं एक फंक्शन में मैं बस कपिल देव से थोड़ी देर बात की थी, उसके तुरंत बाद एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भी कपिल देव के साथ सट्टा लगाते हो, अगर लगाते हो तो मेरा भी लगवा देना। तो यहां से इनको भी डाउट हुआ। ऐसे ही ये लोग कैमरा छुपा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुखदेव सिंह ढींडसा के पास पहुंचते हैं। सुखदेव सिंह कहते हैं कि बीजेपी होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी पहले चाहते नहीं थे कि सीबीआई को केस दिया जाए और बाद में उनकी एडवाइस पे ही हमने प्लेयर्स जो थे उनके नाम नहीं बाहर किए। ऐसे ही नवजोत सिंह सिद्धू भी रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि यार कपिल देव के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। तो जो लोग कह रहे थे कि उनको कुछ नहीं पता, इस स्टिंग ऑपरेशन में वो सब उल्टा बोल रहे थे। और आगे जब ये स्टिंग ऑपरेशन आउट हुआ तो सीबीआई ने दोबारा बुलाया नवजोत सिंह सिद्धू को, तो उन्होंने स्टेटमेंट बदल दिया था कि हाँ, मनोज ने जो ऑफर वाली बात की थी उसमें कपिल का नाम लिया था। और ये सारा मैं बता रहा हूँ, ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन यूट्यूब पे आप तहलका फॉलन हीरो सर्च करोगे तो आपको ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन मिल जाएगा। बाकी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब ये सारा स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद 27 मई 2000 को मनोज प्रभाकर तहलका वालों के साथ मिलकर दिल्ली के मेरिडियन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको स्टिंग ऑपरेशन दिखा देते हैं। पूरे देश के अंदर कोहराम मच जाता है। Breaking tonight, this explosive sting operation has exposed shocking links between top cricketers and bookies, triggering nationwide outrage. Protests erupting across India as furious fans. हाल ये हो गया था कि स्कूल बुक्स के अंदर कपिल देव के ऊपर एक चैप्टर था, गुजरात गवर्नमेंट ने धीरे से उस चैप्टर को ही हटा दिया। ऐसे ही सिटीजंस ऑफ लुधियाना जो सम्मान और कैश रिवॉर्ड दिया था उसको लौटाने को बोल दिया। और इसके बाद एक और चीज हो जाती है। एक्चुअली उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ महीने के टाइम फ्रेम के लिए एक VDIS स्कीम निकाली थी कि अगर किसी के पास 2 नंबर का पैसा या ब्लैक मनी है, खुद आके बता दे, उसका कोई पुराना केस नहीं खोलेंगे, उसको कोई जबरदस्ती पनिशमेंट नहीं होगी, 30 से 35% का टैक्स देना होगा उसको। तो जब ये स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया तो एक विश्व बंधु गुप्ता
नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इन्होंने कहा कि देखो मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन एक फॉर्मर इंडियन टीम का कैप्टन था, उसने ईयर 1997 में VDIS स्कीम के थ्रू 16 करोड़ रुपए की इनकम डिस्क्लोज की थी। ऐसे 6 से ज्यादा प्लेयर्स और थे। इन्होंने कहा कि एक प्लेयर के पास ब्लैक मनी किस चीज का होगा, हो सकता है फिक्सिंग का हो। तो जो इतनी इंक्वायरी बार बार की जा रही है, उसकी बजाय सारी जो इनकी संपत्ति है उसको चेक किया जाए, चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। अब जैसे ही विश्व बंधु ये बात बोलते हैं, सेम वीक 20 जून 2000 को इनको सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन ये करने से भी कुछ होता नहीं है। इसके अगले महीने जुलाई 2000 में इनकम टैक्स, CBI, लोकल पुलिस, ये सब मिलकर प्लेयर्स के खिलाफ डायरेक्ट सबूत इकट्ठा करने के लिए ऑपरेशन जेंटलमैन लॉन्च करते हैं। इस ऑपरेशन के अंदर ये प्लेयर्स, बुकीज, BCCI ऑफिशियल्स इनकी 90 लोकेशन पे रेड मारते हैं और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था कपिल देव का। 20 जुलाई 2000 को मॉर्निंग में इनके घर, ऑफिस, होटल, सब जगह 38 आवर्स तक रेड चलाई जाती है। रेड खत्म होने के बाद कोई भी डायरेक्ट लिंक मैच फिक्सिंग का नहीं मिलता है, लेकिन ऑफिसर के सामने एक पिक्चर बनना स्टार्ट होती है। ऑफिसर्स का मानना था कि शायद क्रिकेटर्स और बुकीज जो है, इनके बीच में जो पैसे का सेटलमेंट हो रहा है वो जमीन के थ्रू हो रहा है, यानी कि जमीन को खरीद बेच के हो रहा है। क्योंकि मल्टीपल ऐसी चीजें आ रही थी जिनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। जैसे कपिल देव को एक 100 एकड़ की जमीन थी, वो मार्केट रेट से बहुत ही कम दामों में मिली, और उस जमीन के जो पेपर भी थे वो भी कपिल देव के पास से नहीं बल्कि किसी और खिलाड़ी के ऑफिस से मिले। इस जमीन के पेपर करण दुबे के ऑफिस से मिले। करण दुबे का नाम ऑलरेडी मैच फिक्सिंग में आया हुआ था। ऐसे ही दिल्ली के महारानी बाग वाली लोकेशन से अनडिक्लेयर्ड एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले। कपिल देव से ऑफिसर्स ने पूछा भी, ये जो 100 एकड़ जमीन है ये आपने ली किससे? तो कपिल देव ने कहा कि केवल जोशी नाम का एक आदमी था, उससे ली। केवल जोशी को ढूंढा गया तो जमीन तो उसने बेची थी, लेकिन वो आदमी नहीं मिला, उसका कोई ट्रेस ही नहीं मिला। ऐसे ही CBI ने पूछा कि ईयर 1992 में BMW कार कहां से मिली? कपिल देव ने कहा कि एक इब्राहिम नाम का आदमी है साउथ अफ्रीका में, वो ऑटो सिटी नाम से गैराज चलाता है, उसने मॉडलिंग असाइनमेंट के बदले में वो BMW दी थी। अब इब्राहिम को ढूंढा गया तो उसका भी कोई ट्रेस नहीं मिला, और ये भी पता लगाया गया कि इस ईयर में कोई मॉडलिंग असाइनमेंट हुआ हो जिसका कोई फोटो, पेमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो भी नहीं मिला। इसके बाद ये भी पूछा गया कि ईयर 1999 न्यूजीलैंड टेस्ट जिसमें तुमने फॉलो ऑन नहीं दिया था, उसके बारे में एक दिन पहले ही बुकीज को कैसे पता चल गया? तो इस पे भी कपिल देव ने कहा ये सबने मिलकर फैसला लिया था, मेरे अकेले का फैसला नहीं था। तो कुल मिला के यहां भी डायरेक्ट प्रूफ कोई नहीं मिल पाया। अब इसी टाइम पे एक फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट ने अपना नाम डिस्क्लोज किए बिना CBI को टिप दी कि ये जो अहमदाबाद वाला जो मैच था, वही जिसमें फॉलो ऑन नहीं दिया था, उस टाइम पे कपिल देव और हिरेन हाथी के बीच में जरूर कुछ ना कुछ डील हुई होगी, क्योंकि उस टाइम पे कपिल उसके साथ बहुत ज्यादा दिख रहे थे। और मनोज प्रभाकर ने भी अपने एलिगेशन में कपिल देव के साथ हिरेन हाथी का नाम लिया था। एक्चुअली हिरेन हाथी जो है वो एक गुजरात का बिजनेसमैन था, पर मीडिया के अंदर इसका लिंक जो था वो बुकीज के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन हिरेन हाथी जब भी इंटरव्यू देता था उसको साफ मना कर देता था, क्योंकि कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था। तो अब इस टिप के बाद CBI जो है वो हिरेन हाथी के घर पे भी रेड मार देती है। हिरेन हाथी के यहाँ से एक डायरी मिलती है जिनमें जो क्रिकेटर्स थे उनके इनिशियल्स लिखे हुए थे, और यहां से यह भी पता चला कि कपिल देव के पास एक स्टेडियम में लाइट लगाने का काम आया था। पेमेंट के लिए स्टेडियम वालों ने कहा हम पैसे नहीं दे सकते, तो इसके बदले में तुम स्टेडियम के अंदर जो एडवर्टाइजिंग लगाने के जो राइट्स हैं वो ले लो। अब नॉर्मली कपिल देव खुद ही राइट्स का फायदा उठा सकते थे, लेकिन कपिल ने ऐसा नहीं किया। कपिल देव ने एडवर्टाइजिंग राइट्स एक दूसरी कंपनी AJ प्रमोशन को दे दिए, और इसके ओनर अजय जडेजा और हिरेन हाथी निकले, जिनका ऑलरेडी फिक्सिंग में नाम चल रहा था। ऊपर से अहमदाबाद में जब वो फॉलो ऑन वाला मैच चल रहा था, तब उस पर्टिकुलर टाइम पे हिरेन हाथी ने 3 अपार्टमेंट और 3 ओपल कार खरीदी। अब ऐसी सस्पिशियस टाइमिंग पे 3-3 कार और 3-3 प्रॉपर्टी जो खरीदी गई, इसको भी फिक्सिंग से जोड़ के देखा गया, लेकिन उससे भी कोई डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन इसके 2 दिन बाद 12 सितंबर 2000 को कपिल देव इंडियन क्रिकेट टीम के कोच के रोल से खुद ही रिजाइन कर देते हैं, और रिजाइन करने के 2 वीक बाद 24 सितंबर 2000 को मनोज प्रभाकर कहते हैं कि मेरे अकेले की बजाय पूरी टीम का आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लो, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस स्टेज पे इंक्वायरी चल रही थी, बिना कंसेंट के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए लीगली इतने प्लेयर्स को फोर्स नहीं कर सकती थी, तो यहां भी कुछ नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें होने के बाद 30 अक्टूबर 2000 को CBI अपनी फाइनल, जितनी भी इंक्वायरी करी थी, अपनी फाइनल रिपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सबमिट कर देती है। इस रिपोर्ट में CBI ने मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर, नयन मोगिया, इनके खिलाफ डायरेक्ट प्रूफ निकाल के मैच फिक्सिंग में नाम स्टैब्लिश कर दिए। लेकिन कपिल देव के अगेंस्ट में एलिगेशन बहुत लगे, सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में बात बहुत हुई, रेड पड़ी, फाइनेंशियल क्वेश्चंस बहुत सारे उठे, लेकिन सब के सब इनडायरेक्ट लिंक थे। कोई भी डायरेक्ट लिंक कपिल देव के खिलाफ प्रूफ नहीं हो पाया। तो यहां से बाकी सब पे तो कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अकेले कपिल देव थे जो पूरी तरीके से इनको क्लीन चिट मिल जाती है। सो आज की वीडियो काफी डिफरेंट थी, क्योंकि मुझे इस स्कैंडल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हाँ, हम लोगों ने जब जन्नत मूवी देखी थी, मुझे उससे आइडिया हुआ था कि
इस तरह से क्रिकेट में कुछ होता है, बट उससे पहले तो बिल्कुल भी कोई इस तरह की मैंने किसी भी क्रिकेटर के बारे में, चाहे वो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, या जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की बात की गई, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। अच्छा, वैसे क्रिकेट का क्योंकि सबको पता मुझे को इतना ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं रहा पास में, अब तो चलो थोड़ा बहुत फिर भी मैं मैच वगैरह देख लेता हूँ, लेकिन जो है मुझे याद पड़ता है कि आज से कुछ साल पहले हाँ बिल्कुल, फिक्सिंग के एग्जैक्टली मैं क्या हो गया एकदम, फिक्सिंग की बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो है वो चर्चों में जो है वो रहना शुरू हो गई, तो बहुत सारे प्लेयर्स को बैन भी जो है वो किया गया था। यस, मोहम्मद आमिर का मुझे याद आ रहा है, और एक और भी क्रिकेटर है यार, लेकिन मुझे देखो मेरे कैसे दिमाग से निकल गई थी वो चीज़। बस वो हो जाता निकल जाती है वो। तो तब जो है मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ था कि भाई मैचेस जो हैं वो इस तरह फिक्स किए जाते हैं। अच्छा सॉरी मैं इंटरप्ट करी, बट मुझे ना तब भी ये बस सुनने को मिला था, लेकिन वो कहते ना जैसे इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसका इतना नहीं पता था। भाई देखें, वो फिर जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन हर चीज़ करते हैं। अभी भी एंड तक देखा जाए तो क्लियर कट जो है उनका नाम, हालांकि स्कैंडल बस एक जो है वो उनके साथ चला है कि हाँ भाई वो इस चीज़ में कहीं ना कहीं रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ उनके खिलाफ जो है वो निकल कर नहीं आया। बट कितना तगड़ा काम होता होगा ना ये भी भाई कि वो इट्स लाइक कि आपको डाउट है लेकिन प्रूव नहीं है आपके पास। देखिए, सेफ प्ले करना हर बंदा उसका बस का काम लेकिन नहीं ये होता। तो खैर अब मतलब सही सी बात है, या तो वो जानते हैं या ऊपर वाला जानता है कि, या फिर बाकी के लोग जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है कि एक्चुअली में क्या चीज़ है। कभी सोचता है ऐसे जब चीज़ें होती हैं तो इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो होती हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है इस चीज़ का रहता होगा। यार मैं ये बात सोचती हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो मतलब डर नहीं लगता क्या कि किस चीज़ का? कि जो चीज़ हम लोगों ने की है और मतलब उसके बदले में इतनी सज़ा मिलेगी हम लोगों को, लाइक जिस तरह के कोई भी गलत काम जब लोग करते हैं तो उनको ये मतलब सोच नहीं आ रही होती क्या कि लाइक हमारा अंजाम सही नहीं होगा। बट एक चीज़ मैंने ये देखी है कि बाय द एंड ना सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर उनकी इमेज जो है वो भी साफ कर दी जाती है लोगों की। इस तरह की भी मैंने चीज़ें जो हैं वो देखी हैं कि होती हैं। फिर इमेज जो है वो बड़े एक डिफरेंट तरीके से जो है बनाई जाती है, की जाती है, थोड़ा सा वो अलग तरह का उसमें तड़का जो है वो लगाया जाता है। अच्छा देखो, मैं अब ये बात सोच रही हूँ कि देखो मोहम्मद आमिर वाला तो सीन सामने आ गया, लेकिन तुम देखो उससे भी पुराना जो एक क्रिकेटर था उसके बारे में भी जो बीच में बात आई पाकिस्तान के, फिर भाई मैं तो कहूँगी कि यानी चीज़ें बहुत देर से चलती आ रही हैं, अब आगे तरह ज़्यादा हाईलाइट हो गई थी और अब आगे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी है इस चीज़। मुझे तो लगता है कि अब नहीं होती होंगी, क्योंकि अब तो जिस तरह से एक इतनी सख्ती है, you never know। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी अब सुना नहीं है इतना और मुझे आइडिया भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि अभी भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता होगा। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अब तो इतना पैसा है क्रिकेट में कि उस टाइम पर तो मुझे लगता है कि शायद इतना पैसा नहीं था, मे बी वो इस वजह से कर लेते होंगे, लेकिन फिर अब भी तो पैसा ही बहुत ज़्यादा बेशक है, लेकिन फिर भी पैसे की वो एक हवस खत्म नहीं होती। पता नहीं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना।